हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीएसएसबी में आप लोगों के एमटीएस और पीआरटी के एग्ज़ाम अभी आप लोगों के स्टार्ट होंगे। पीआरटी का तो बेसिकली चल ही रहा है, एमटीएस की अभी आप लोगों के एग्ज़ाम डेट्स नहीं आई हैं। तो पीआरटी के बेसिस पर ही आने वाले शिफ्ट्स के लिए और बाकी आप लोगों के एमटीएस के जिसके एग्ज़ाम है तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चंस और जिसमें प्लस कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के इस वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं होंगे, 3 4 5 बस इतने ही होंगे। लेकिन वो जो 3 4 5 है ना, उनमें से आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो आप लोगों के डीएसएसबी के जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे वार्डर, उसमें देखने को मिले थे और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच थ्योरी सजेस्टेड द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आपकी जो यूनिवर्स है उसका जो निर्माण हुआ था वो एक एक्सप्लोजन से हुआ था, और वो जो एक्सप्लोजन हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। तो कौन सा सिद्धांत ये कहता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद प्रपोजिंग द बिग बैंग थ्योरी 1931। तो 1931 के अंदर आप लोगों की बिग बैंग थ्योरी आई थी। ये दी किसने थी, किसने इसको प्रपोज किया था? एडवर्ड हबल ने करा था, इम्यूनल कांत ने करा था, जॉर्ज लेमेटायर ने करा था, या निकोलस कोपरनिकस ने करा था? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के करंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बताइए। देखो, जो आपके इम्यूनल कांत हैं, इन्होंने लैपलेस थ्योरी दी थी, लैपलेस थ्योरी दी थी इन्होंने, इम्यूनल कांत ने। ठीक है, बताइए। और जो निकोलस कोपरनिकस है, इन्होंने आपकी दी थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। कब दी थी? 1543 में। तो दो ऑप्शन तो यहाँ से हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए, बचे आप लोगों के पास एडवर्ड हबल और जॉर्ज लेमेटायर। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉर्ज लेमेटायर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास आता है, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हु प्रपोज द मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम इन 1543। अभी बताया था मैंने आपको, बताइए कौन होंगे। चलिए, सही जवाब होगा आप लोगों का निकोलस कोपरनिकस। अभी आप लोगों को बताया था 1543 में इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास आता है, द नेब्यूलर थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय होम इन 1755। तो 1755 में नेब्यूलर थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेटायर ने दी थी, थॉमस चैम्बरलिन ने दी थी, इम्यूनल कांत ने दी थी, या फ्रेड होyle ने दी थी? बताइए। ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों की नेबुलर थ्योरी आई थी वो इम्यूनल कांत ने दी थी। ठीक है, और 1796 के अराउंड इसको मॉडिफाइड करा गया था, यानी कि जो नेबुलर थ्योरी जो इम्यूनल कांत जी ने दी थी उसके बाद भी इसको मॉडिफाई वर्जन एक आया था। वो किसने दिया था, वो आप लोगों को कमेंट करके मेरे को बताना है। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। 1905 के अंदर एक थ्योरी दी गई थी, प्लानेटेसिमल थ्योरी। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि किसने दी थी। इम्यूनल कांत ने दी थी, लैपलेस ने दी थी, जॉर्ज लेमेटायर ने दी थी, या थॉमस चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन ने दी थी? बताइए। अब आप में से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो ये बड़ा सा नाम, ये जो बड़ा सा ऑप्शन जो डी है, इसको समझ रहे होंगे। तो आप लोग सही हैं, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है, थॉमस चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ द स्टडी स्टेट थ्योरी। यानी कि इनमें से ऐसा कौन नहीं है जिसने स्टडी स्टेट थ्योरी दी थी? बताइए। देखो, स्टडी स्टेट थ्योरी आप लोगों को दी थी FHT। एफ से आपका फ्रेड होyle, एच से आप लोगों का हरमन बॉन्डी, और टी से आप लोगों का थॉमस गोल्ड। तो जो एडविन हबल हैं, उन्होंने, उनका इस थ्योरी में कुछ भी योगदान नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की बात करते हैं। नेब्यूला क्या होता है? नेब्यूला, वो आप लोगों को बताना, नेब्यूला क्या होता है। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, या ए जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, या एक रैपिडली एक्सपेंडिंग कोई प्लैनेट है, या कोई ब्लैक होल है? बताइए नेब्यूला क्या है। देखो, नेब्यूला है
ऑप्शन नंबर बी, धूल और गैस का एक विशाल बादल। क्लियर। चलिए जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट इज द फास्टेस्ट इन अवर सोलर सिस्टम ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस एट अबाउट 47 किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है जो अंतरिक्ष में लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है? बताइए, रॉकी प्लैनेट्स आप लोगों से पूछा है, ठीक है। इनमें से कौन सा रॉकी प्लैनेट्स है जो 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है? बताइए जी, जल्दी बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी, ठीक है। और मरकरी का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड पता है आप लोगों को क्या होता है? मरकरी को सूरज के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन, ठीक है। और नेपच्यून का अगर आप लोगों से पूछे, इधर गया, अरे ये, हाँ जी, अगर आप लोगों से इसका पूछे इसको कितना समय लगता है, तो ये होगा 165 ईयर्स, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि फास्टेस्ट रोटेशन अगर आप लोगों से पूछे तो वो है जुपिटर, ठीक है। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन में तो अंतर पता है ना, वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं। चलो बता देता हूँ। देखो, रिवॉल्यूशन होता है जब आप किसी ऑर्बिट के अराउंड मूव करते हैं, और रोटेशन होता है कि आप अपने एक्सेस पे मूव करते हैं। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अरे आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, चलो फिर भी बता देता हूँ। आप लोगों से पूछे सबसे छोटा जो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो वो सही जवाब आप लोगों ने देख लिया होगा, मरकरी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं लगाऊं इनको, तो जेसन, ई, वी, एम 4 यहाँ पर मरकरी होता है, मार्स होता है, वीनस होता है, ये अर्थ होता है, और ये नेपच्यून होता है, ये यूरेनस होता है, ये सैटर्न होता है, जुपिटर होता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, इस तरीके से, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो आ गया, दिखे वो क्वेश्चन, नहीं अभी नहीं आया, ये आप लोगों को ओशन वाला आया है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप लोगों को ओशन के अंदर लगाने हैं इनको, बताइए। बताइए, देखो इसकी एक ट्रिक होती है पैसा करके, ठीक है, पैसा करके इसकी एक ट्रिक होती है। तो सबसे बड़ा तो आप लोगों का प्रशांत महासागर होगा, और दूसरा आप लोगों का अटलांटिक होगा, और तीसरा आप लोगों का इंडियन होगा, फिर साउदर्न सी आप लोगों का आ जाता है, ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन अर्थ, है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, तो प्रशांत महासागर है, ठीक है जी। और पैसिफिक जो प्लेट्स है ना, पैसिफिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, जो हमारी टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं, वो हमारी जो मेजर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो हमारी 7 होती हैं। अब इन 7 में जो सबसे बड़ी होती है ना, वो आप लोगों के पैसिफिक वाली होती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महासागर में पैसिफिक रहेगा, और जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वहाँ पर भी यही रहेगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए, द स्टडी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज रेफर्ड टू एज, जी बताइए, द स्टडी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज रेफर्ड टू एज रिवॉल्यूशन, कॉस्मोलॉजी होता है, एस्ट्रोनॉमी होती है, रोटेशन होता है? बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा, और साथ ही कमेंट भी करते चलिएगा, तो थोड़ा बोर फील नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग प्रीमियर में देख रहे होंगे, तो लाइव सेशन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे करते चलिएगा। देखो, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी को, सॉरी कॉस्मोलॉजी होता है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी होता है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा है, द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, क्या होता है उसको? इसमें आएगा आप लोगों का एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करने की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो कॉस्मोलॉजी होती है वो यूनिवर्स की स्टडी के लिए होती है। हिंदी से थोड़ा आपने अंदाजा लगा लिया होगा, ठीक है। देखो, ये मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से इसमें डिज़ाइन करें कि आप लोगों को इसमें रिवीजन भी चलता रहे, ठीक है क्या? तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्पाइनिंग मोशन अबाउट इट एक्सिस, ऑब्जेक्ट का ऑर्बिटल मोशन होता है,
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड या डिस्टेंस में इंक्रीमेंट होना, या कोई जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। अब यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तब भी कर दोगे। तो डी तो होता है नेब्यूला, अभी ऊपर बताया था। और ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अबाउट एक्सिस, अपने अक्ष पे घूमना होता है, रोटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब थोड़ा सा चलते हैं पॉलिटी की तरफ। हु फर्स्ट डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1934। तो 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी थी, ये आप लोगों ने बताना है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन रहेंगे: जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, महात्मा गांधी। बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा 1934 के अंदर एम एन रॉय ने करा था। ठीक है जी, किसने करा था? एम एन रॉय ने। चलिए जी आगे बात करते हैं। और बाकी देखो, महात्मा गांधी से संबंधित यंग इंडिया, ठीक है, पत्रिका आती थी उस टाइम पे, नवजीवन, ठीक है, इस तरीके से हिंद स्वराज आती थी। तो ये सब महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन भी करे थे। चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मिल केस हो गया, है ना, और गोलमेज सम्मेलन, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। चलिए जी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, व्हेन वर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड। तो पहली बार इलेक्शन कब हुए थे? दिसंबर के अंदर हुए थे 1946 में, जुलाई अगस्त के अंदर हुए थे, जनवरी के अंदर हुए थे, अक्टूबर 1946 के अंदर हुए थे। बताइए। बताइए जी। तो सही जवाब आप लोगों का होगा दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 1946, सेकेंड रुकिए आप लोग। हाँ जी, जुलाई अगस्त ही होगा इसमें। इसमें आप लोगों का जुलाई अगस्त 1946 ही होगा। ठीक है, मैं वहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, है ना। किसने इंट्रोड्यूस करा था इनको? जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको इंट्रोड्यूस करा था। इंट्रोड्यूस कब करा गया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और एडॉप्ट इनको कब किया गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा हिंट दे दूँ तो दिसंबर के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करा गया था और जनवरी के अंदर इनको अडॉप्ट किया गया था। चलो, दिसंबर जनवरी मैंने बता दी, डेट मत बताओ, ईयर बता दो बस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्शंस के अंदर कितनी सीट्स जीती थी मुस्लिम लीग ने? बताइए, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और आप में से काफ़ी बच्चे इसको शायद नहीं बता पाएंगे। तो देखो, मुस्लिम लीग की बात करते हैं, देखो 208 तो आप लोगों की कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, बताइए जल्दी। तो 73। ठीक है, 15 जो थी इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, 15 जो थी इंडिपेंडेंट थी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जो पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 9 से 23 दिसंबर तक जब चला था, तो उसको कितने मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था? बताइए, कितने मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था? ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 211। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर द इलेक्शन ऑफ द परमानेंट प्रेसिडेंट। स्थायी अध्यक्ष के चुनाव से पहले संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? बताइए। बताइए जी। तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद जी तो इलेक्शन के बाद इनको, इलेक्शन की बात कह रहा हूँ, ये तो परमानेंट आपके अध्यक्ष हो गए थे। ठीक है, के एम मुंशी जी जो थे, वो जो बिजनेस जो एडवाइजरी जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आता है, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द इलेक्शन। तो बताया था मैंने आप लोगों को, राजेंद्र प्रसाद अभी बताया था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने बताना है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हेन इट इज़ फंक्शन एज द लॉ मेकिंग बॉडी। यानी कि जब संविधान सभा नियम बनाने का कार्य करती थी तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? बताइए। जब संविधान सभा ने विधि निर्माण निकाय यानी कि कानून बनाने के रूप में कार्य किया तो उसके अध्यक्ष कौन थे?
तो सही ऑप्शन होगा आप लोगों का गणेश वासुदेव मावलंकर जी। क्लियर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास आता है कि हु वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, मसौदाकार जिसको हम बोलते हैं, संविधान सभा के मुख्य मसौदाकार कौन थे? बताइए, चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? एस एन मुखर्जी। क्लियर। ठीक है जी, समझ में आ रही है ना चीज़ें। 23 की बात करते हैं। अरे ये भी आप लोगों ने देख ही लिया, हालांकि मैंने बता दिया था कि के मुंशी जो है आप लोगों के ये बिजनेस जो कमेटी है इससे संबंधित है। सही है। 24 की बात करते हैं। द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश वॉज कैलीग्राफ्ड बाई होम। इंग्लिश ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के अंदर किसने इसको कैलीग्राफ किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? नंदलाल बोस ने करा था, बेहर राम मनोहर ने किया था, या वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था? बताइए। देखो, इन्होंने और इन्होंने, चलो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, चलो बताइए। तो सही जवाब आप लोगों को होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इंग्लिश के अंदर किया था। ठीक है। और दूसरा किस लैंग्वेज के अंदर किया था वसंत कृष्ण वैद्य जी ने? वो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द, अरे ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इसका आंसर आप लोगों का वो होगा वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है। क्वेश्चन में पूछता जरूर हूँ, लेकिन वो आप लोगों के नीचे ही मिल जाते हैं इसमें। आप लोगों से पूछा है कि विच टू पर्सनैलिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेकोरेटिंग द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वसंत कृष्ण वैद्य ये तो थे कैलीग्राफर। ठीक है, जिसमें प्रेम बिहारी जो नारायण यादव थे उन्होंने इंग्लिश के अंदर, और जो आप लोगों के वसंत कृष्ण वैद्य थे इन्होंने हिंदी के अंदर की थी चीज़ें। ठीक है। अब नंदलाल बोस और ये राम मनोहर जी, इन्होंने आप लोगों का जो ओरिजिनल जो हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेकोरेट करने का काम करा था। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों का कैबिनेट मिशन प्लान से क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछे कि कौन सा ब्रिटिश लीडर को चेयरमैन नियुक्त किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान का? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, क्लीमेंट एटली। बताइए, बताइए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था स्टैफोर्ड, पैट्रिक लॉरेंस को। ठीक है। क्लेमेंट एटली से इसका कोई भी संबंध नहीं है। कैबिनेट मिशन के अंदर बस ये तीन ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन। एग्जीक्यूट करने का काम कौन करते हैं? लॉ मेकिंग, मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स होता है उसका काम क्या होता है? लॉ मेकिंग, कानून को बनाना, कानून को लागू करना, या कानून की समीक्षा करना, या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग। देखो, एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, आपने कुछ प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पालन करवाना, तो वो होगा आप लोगों का लॉ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ भी चल लेते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का जो क्रम है वो क्या होगा, वो आप लोगों ने बताना है। बताइए। तो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो होती है ना ट्रिक, सख्त सा लोंडा। तो ऐसे तरह स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी आती है, फिर तुगलक आती है, फिर सैयद आती है, फिर आपकी लोधी डायनेस्टी आती है। ठीक है। और जो है मौत की जो मस्जिद है उसको जो इंट्रोड्यूस करने वाली थी ये लोधी डायनेस्टी थी। ठीक है जी। और अलाउद्दीन खिलजी ने, और मतलब खिलजी में बहुत सारे जो है एक तरीके से डिपार्टमेंट्स कह लीजिए, जिनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास आता है। ममलूक डायनेस्टी आप लोगों को बतानी है। कौन सी डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी बोलते थे? बताइए। खिलजी, स्लेव, लोधी, या सैयद डायनेस्टी को? तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लेव डायनेस्टी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, या रजिया सुल्ताना?
और वो मरे भी कैसे थे, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, वो आप लोगों ने बताना है। बताइए। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट वर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करे थे तका सिल्वर के कॉइन्स और जीतल कॉपर के कॉइन्स, और इक्ता सिस्टम जो था उसको, या एबोलिश करा था चालीसा को और इंट्रोड्यूस करा था सजदा को, या डबल डोम स्ट्रक्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, या केवल टका और जीतल इन्होंने करा था। बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, ये जो एबॉलिश करने वाला है ना काम, ये किसने करा था, कमेंट करके बताइएगा। और डबल डोम स्ट्रक्चर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये लोधी डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस करे थे। रजिया सुल्ताना की पूछ रहे हैं कि रजिया सुल्ताना कौन थी। तो डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी, वाइफ थी अल्तुनिया की, या डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। हाँ जी, आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे इसमें, एक तो रजिया सुल्ताना कौन थी और दूसरा पूछा है कि बिटवीन विच ईयर्स डिड शी रूल। तो किन सालों के बीच में उन्होंने राज करा था, ये आप लोगों ने बताना है। अब बताइए। सब लोग जानते हैं कि डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इनका टाइम पीरियड भी देखना है, 1210 से 1236 या 1236 से 1240। तो सही जवाब आप लोगों का होगा डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी 1236 से 1240 थी। 1240 के अंदर इनको एक खोकर, एक ट्राइब थी, खोकर ट्राइब थी, तो उसका इनके ऊपर मतलब एक एक्यूज थी, और जिसकी वजह से इनको कैथल में, कैथल एक जगह है वहाँ पर मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। हु एसेसिनेटेड रजिया सुल्तान एंड वेयर वॉज शी एसेसिनेटेड। ये आप लोगों ने बताना है कि रजिया सुल्तान की हत्या किसने की और उनकी हत्या कहाँ हुई। तो अभी मैंने बताया था खोकर ट्राइब नियर कैथल, हरियाणा में। ठीक है। ग्रुप ऑफ 40 की बात कर लेते हैं। चालीसा रेफर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 के समूह या चालीसा से क्या तात्पर्य है, बताइए। 40 powerful Turkish slaves of Iltutmish who took power in the interim between following Iltutmish death। तो इल्तुतमिश के डेथ के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी वो 40, या 40 राजपूत थे, या 40 तीरंदाज थे, या 40 बंजारा लीडर थे, बताइए। चलिए, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इल्तुतमिश के टाइम पे कौन सा क्रॉनिकलर्स आया था और उसने क्या लिखा था। बरौनी आया था, मिनाज सिराज आया था, या इब्न बतूता आया था, या अमीर खुसरो आया था, बताइए। देखो, जो इब्न बतूता है ना, ये मोरक्को का निवासी है, पूछ लेता है, हालांकि आसान क्वेश्चन है, आप पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले, इसलिए बता दिया। तो तबाकत नसीरी एक किताब लिखी गई थी, तो ये मिनाज सिराज इनके क्रॉनिकलर्स थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि व्हाट रिफॉर्म्स डिड बलबन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज राइन। बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान कौन से सुधार करे, इंट्रोड्यूस करे तका और जीतल, नहीं करे जी, हटा दो ऑप्शन। इल्तुतमिश ने किया था। एबोलिश कर दिया चालीसा को और इंट्रोड्यूस करा सजदान पेबोस को, या गुलाम वंश का फाउंडर था, इसको भी हटा दो, या इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, इसको भी हटा दो। ये दोनों काम इल्तुतमिश के हैं, ऑप्शन नंबर 1 और डी। तो बचा के ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट किया करो तो अच्छे से होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द आयरन एज। आयरन एज, देखो जो हमारे सीजे थॉमसन थे, सीजे थॉमसन जो थे, उन्होंने 3 आप लोगों के बताए थे, जिसको हम SBI करके याद करते हैं। एस से तो आपका स्टोन एज, बी से आप लोगों का ब्रॉन्ज एज, और आई से आप लोगों का आयरन एज। ठीक है। अब बताइए। देखो, 2500 से 1750 के बीच में आती है आप लोगों की ब्रॉन्ज एज। क्या आती है जी, ब्रॉन्ज एज। ठीक है। अब ब्रॉन्ज किस चीज़ का एक मिक्सचर होता है, कॉपर और टिन का, तो BCT करके हम इसको याद कर लेते हैं। तो सही जवाब आप लोगों का होगा 1500 से 500 BC। आगे आप बात करते हैं। और हाँ जी, आयरन एज में भी आप लोगों की 2 होती हैं, एक तो अर्ली होती है, एक आप लोगों की लेटर होती है। ठीक है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द OCP,
BRW, PGW, NBBW, एंड टू विच एज और फ्रेज ऑफ हिस्ट्री डू दे कॉरेस्पॉन्ड। तो ये आप लोगों ने इसकी फुल फॉर्म बतानी है और आप लोगों को बताना है कि किस एज से, किस युग से ये बिलोंग करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। OCP की फुल फॉर्म देखिए, देखो OCP की फुल फॉर्म ऑप्शन एलिमिनेट करके करिएगा, ठीक है। बताइए, देखो OCP की फुल फॉर्म होती है ओकरी कलर्ड पोइट्री, तो ऑप्शन नंबर बी हटा दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में भी आप लोगों की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आप लोग डी भी हटा दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से आप लोगों ने छांटना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो PGD, PGW और NBPW, PGW का मतलब होता है पेंटेड ग्रेवेयर और NBPW का मतलब होता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। अब जो PGW होती है ये आप लोगों की अर्ली जो आयरन एज होती है उसके अंदर देखने को मिली थी। बाकी जो NBPW होती है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड तो वेयर है, वो हमें लेटर आयरन एज के अंदर देखने को मिली थी, ठीक है। अब OCP और आप लोगों की, देखो यहाँ पे स्पेस होता तो मैं लिख देता सारा। देखो जो OCP है और जो आप लोगों की BRW है, ठीक है, ये आप लोगों के देखने को मिलती है नियोलिथिक के अंदर भी, चैल्कोलिथिक के अंदर भी। OCP सिंगल जो OCP होती है ना वो नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक दोनों के अंदर देखने को मिलती है। चैल्कोलिथिक के अंदर BRW एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। और फिर BRW में PGW भी देखने को मिलती है। ये तीनों जो हमें देखने को मिलती है ये देखने को मिलती है हड़प्पा के अंदर। क्लियर? इनको नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे तो फिर आपको जल्दी याद हो जाएंगे। 40 की बात करते हैं, डबल डोम आर्किटेक्चर अभी बताया था ऊपर, अभी बता के आया था मैं ऊपर, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन 41 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के इनमें से कौन सा फोक डांस नहीं है? कोली, लेजी, तमाशा या यक्षगान? बताइए। देखो ये तीनों ही आप लोगों के महाराष्ट्र के हैं। कोली भी वहीं है, लेजिम भी वहीं है, तमाशा भी वहीं है, मोरनी भी वहीं है, ठीक है, ढंकारी गाजा भी वहीं है, और कौन कौन से, तमाशा हो ही गया, कोली डांस भी यहीं है, ठीक है। यक्षगान ये आप लोगों का कर्नाटक का है, कर्नाटका। अब कर्नाटक में बहुत सारे आते हैं, यक्षगान होगा, डोल कुनीता हो गया, नागमंडली हो गया, भूत आराटने हो गया, ठीक है, कम बोलक हो। संगीत नाटक अकेडमी ने कितने डांस बताए? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने बताए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 क्लासिकल डांस बताए हैं, और नोवा जो इन्होंने रखा है वो है आप लोगों का छऊ। छऊ आप लोगों का 3 राज्य के अंदर बनता है, झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर पुरुलिया के नाम से होता है, उड़ीसा के अंदर मयूरभंज के नाम से होता है, और झारखंड के अंदर सरायकेला के नाम से होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 44 की बात करते हैं, कथकली आप लोगों को बताना है कथकली का ओरिजिन किधर है। तो बता देंगे आप सभी लोग, केरल के अंदर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर कथक। सही बता रहा हूँ गलत? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द सतरिया डांस। तो सतरिया डांस का फादर किसे माना जाता है? बताइए जी। देखो सबसे पहली बात तो जो सतरिया डांस है वो है आप लोगों का असम का, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है ना। तो गुरु शंकर देव। आगे बात करते हैं, विच क्लासिकल डांस फ्रॉम द साउथर्न इंडिया डिराइव्ड टेक्सुअल टेंशन फ्रॉम बलराम भारतम और हस्तलक्षणा दीपिका। बताइए। विच क्लासिकल डांस फॉर्म साउथर्न इंडिया डिराइव इट्स टेक्सुअल सेक्शन फ्रॉम बलराम भारतम और हस्तलक्षणा दीपिकम। दक्षिण भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप बलराम भारतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपना शाब्दिक अनुमोदन प्राप्त करता है? 4 आपके पास ऑप्शन है, बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा कथकली। कथकली कहाँ का है? केरला का, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड
मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों से दोनों पूछे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी फादर किसको बोला जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी फादर किसको बोला जाता है। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, बताइए बताइए। देखो पहला ऑप्शन हटा दो क्योंकि ये दोनों नाम आप लोगों को कभी नहीं देगा। अब बताइए, तीन ऑप्शन है बस, वो पहला ऑप्शन गलत था इसलिए हटा दिया। पहला क्या, ये दूसरा भी हटा दीजिए, ठीक है। अब बताइए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो सही जवाब आप लोगों का होगा, माइक्रो के तो होते हैं एडम स्मिथ और जो मैक्रो है उसके हैं जेएम कीन्स, और जेएम कीन्स की ही पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ वेल्थ, जनरल थ्योरी ऑफ वेल्थ, और एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वो ट्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। 48 की बात करते हैं, हाउ इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर रिसोर्स ऑनर एंड फर्म्स, या नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें देखती हैं, या डिमांड एंड सप्लाई को देखती हैं, या इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल। बताइए बताइए। देखो जो नेशनल जो इनकम देखती है ना, ये तो मतलब बड़ी चीज़ हो गई, तो इसको तो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेगी, इसको हटा दो। बाकी डिमांड एंड सप्लाई इसमें कुछ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का सही रहेगा। इंडिविजुअल आगा ना, थोड़ा छोटे लेवल पे चीज़ें आ गई, तो ऑप्शन नंबर 48 का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ए सही रहे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास आता है, विच स्टेट ऑफ मैटर, आप थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा साइंस की तरफ भी चलते हैं। विच स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिस्क्राइब एज फिक्स वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन वो कठोर नहीं है, ना ही उसकी कोई फिक्स शेप है। बताइए, देखो प्लाज्मा हटा दो इसमें से, ठीक है, प्लाज्मा हटा दीजिए, एक ऑप्शन तो मैंने आप लोगों के लिए हटा दिया ना। अब बताइए सॉलिड लिक्विड, क्या सॉलिड भी हटा दो चलो, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो रिजिड नहीं है, तो सॉलिड भी हटा दो। अब आप लोगों के पास लिक्विड बचता है और आप लोगों के पास गैस बचती है। बताइए बताइए, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। और हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, 50, 51 है, ये तो मैंने आंसर ही दिखा दी, नहीं नहीं वापस चलो वापस चलो वापस चलो वापस चलो। बताइए, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ना ही वो रिजिड होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, वो आप लोगों को बताना है। तो सही ऑप्शन इसका होगा लिक्विड, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, तो वो है आप लोगों का सॉलिड। क्लियर। आगे बात करते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के पास ये रहा, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च वन डे एज ए साइंटिस्ट इनिशिएटेड टू एंगेज स्टूडेंट्स टू साइंटिफिक रिसर्च। तो ये एक स्कीम चलाई गई थी, वन डे एज ए साइंटिस्ट, मतलब स्कीम तो नहीं है, एक तरीके से एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव और स्कीम में फ़र्क होता है। बताइए किसने स्टार्ट करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, किसने करी थी। तो सही जवाब आप लोगों का होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एआई पावर्ड चैटबॉट सारथी फॉर इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सरकारी कागज़ देखने के लिए एक एआई पावर्ड एक चैटबॉट स्टार्ट करा है सारथी, तो वो किस राज्य सरकार ने करा है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। देखो उड़ीसा का भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, मयूरभंज मनाते हैं, छाऊ 3 स्टेट्स के अंदर होता है, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज करते चला करो, तो आप लोगों का ऑप्शन होगा हरियाणा सही, हरियाणा सरकार ने सारथी लॉन्च करा है। आगे बात करते हैं, नीति NCAR स्टेट इकोनॉमिक फोरम, बताइए ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा था। होम अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, तो सही जवाब आप लोगों का होगा फाइनेंस, फाइनेंस, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय कम है, अब ज़्यादा लेंदी हो गई। which is the nodal ministry for national medical register and MRA centralized database। बताइए नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी, नेशनल मेडिकल रजिस्टर की,
तो ये होगा आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। ठीक है, तो आज टोटल हमने 54 क्वेश्चन करे हैं और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और बाकी इस तरीके से हम लोग फिर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।